ठीक है। चले देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो मतलब कर रखा है एक टॉपिक, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए ग्रुप 16, सब बच्चे ज़रा देखेंगे ग्रुप 16। ग्रुप 16 के बारे में अगर हम बात करें, सब बच्चे बोर्ड पे ज़रा देखें तो इसमें लिखा हुआ है अस और इक। अस जब भी आएगा +4 होगा और इक जब भी आएगा +6 आएगा। ग्रुप 16 के लिए हमने 2 कंपाउंड लिखा है, अस और इक। इसके लिए वैसे तो ये टॉपिक हमने 2 बार पढ़ाया है, तो एक बार मैं ज़रा इधर लिख देता हूँ। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में से एक बार किया है और एक बार हम लोग मोल कंसेप्ट 2 में कर रहे हैं। फाइनल लास्ट एक टॉपिक यही है, मोल कंसेप्ट 2 में इसे कर रहे हैं। क्लास 12 के पी ब्लॉक में भी मैं इसे एक बार पढ़ाऊंगा, तो मैं एक बार कई जगह लिख देता हूँ पी ब्लॉक क्लास 12, पी ब्लॉक 12th में, तो आप देख लेंगे। मतलब 3 जगह सोर्स है, मैंने आपको बता दिया है। केमिकल बॉन्डिंग में शायद दूसरे टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए पहला कंपाउंड इसमें है जिसका नाम है H2SO3। एक बार मैं सब पढ़ा के लाऊंगा, फिर फाइनल एक लाइन जो बोलूँगा उसको ध्यान से देखना है। इसका नाम है सल्फ्यूरस। सब बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, सल्फ्यूरस एसिड इसका नाम है। तो आपको देख के पता चल रहा है अस आ रहा है, इसका मतलब क्या आना चाहिए +4। तो निकालेंगे +1 × 2 +x। जरा से यहाँ देखें, फिर हम आप जानते हैं सभी बच्चे, फिर लिखेंगे प्लस -2 × 3 = 0। सही है सब? तो लिखेंगे 2 + x - 6 = 0, डेट इज x = 4। सही है सर? इंपॉर्टेंट जरा 2-3 क्वेश्चन आप पहले देख लें, फिर थोड़ा बताऊंगा जो काम की बात है। यहाँ पे लिखेंगे +1 × 2, जरा यहाँ पे देख लें, x + -2 × 4 = 0। तो ये 2 + x - 8 = 0, यानी x = +6। तो बात देखिए सब बच्चों को पता चल रहा है कि यहाँ +6 आ रहा है। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड भी है। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सबको ये बात अच्छे से देख के पता चल रहा है कि ई का आएगा तो +6 लेना है। सही है सर? जरा यहाँ देखना, थोड़ा एक अगले कंपाउंड से हम लोग शुरू करेंगे जो काम का है, H2SO5। थोड़ा बोर्ड पे देखना है, ये सब मेडिकल का क्वेश्चन है। इसका नाम है कैरो एसिड। थोड़ा एक बार ध्यान से देखना है। आज की क्लास तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है। तो हम लिखेंगे +1 × 2 + x -2 × 5 = 0। बोर्ड पे जरा प्लीज एक मिनट देखें, फिर आप लिखेंगे, जब बोलूँगा तो लिख लेना। 2 + x - 10 = 0, x = कितना आएगा +8। तो ये गलत है, आप समझ लें। मैंने आपसे बोला है कि ग्रुप 16 में कुछ भी हो जाए, सल्फर का मिनिमम ये जो लिखा हुआ है इससे भी मिनिमम होता होगा, लेकिन अभी हम जानते नहीं, तो हम लोग ये लेके चलेंगे। और मैक्सिमम कितना होगा +6 होगा। अगर मेरे से कोई बच्चा पूछेगा सल्फर का मिनिमम कितना होगा, तो सल्फर का जो सबसे मिनिमम होगा हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है -2, एंड द मैक्सिमम अगर कोई मेरे से पूछेगा तो +6 होगा। अभी बताऊंगा आपको क्यों होगा, पहले जरा इसको नोट कर लीजिए आप। ये थोड़ा गलत है, एक बार गलत नोट करेंगे, फिर बार जरा देखेंगे। इसको जल्दी से जरा कॉपी कर लेंगे, एक बार जो लो नहीं थी इसको जरा जल्दी से बार कॉपी कर लें, फिर थोड़ा देखते हैं इसमें। नहीं, आपने लिखा तो क्यों लिखने से फायदा। एक रिवीजन हो जाएगा और जो लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं ठीक हो जाएगा। यहाँ तक तो आपने किया था पहले से, इसी आगे करना था शायद। हाँ तो अब देख लेना। हाँ तो ठीक है, यहाँ से करेंगे। ठीक है, देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम कैरोसिड है। प्रीवियस मेडिकल में क्वेश्चन है, जब कैरोसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सभी बच्चे जरा सा बोर्ड पे देखें, तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ बोर्ड पे जरा देखना है, एक SO2 बनाएंगे, तो ये रहा SO2, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पे बनेगा, ये हो गया 4 ऑक्सीजन, देख सकते हैं आप। और ये देखिए ऐसा, जरा बोर्ड पे देखना एक बार प्लीज़। यहाँ पे यहाँ जो एटम है इसका नाम पेरोक्सिल लिंकेज है। सभी बच्चे जरा सा ध्यान से देखें, इसका नाम है पेरोक्सिल लिंकेज। हमने पिछले क्लास में बोला है कि पेरोक्सिल लिंकेज में -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, शायद रूल्स में लिखे हुए पीछे -1 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अगर मैं सल्फर के बारे में जरा बात करूँ तो जरा देखो, मेरे पास 2 चॉइस है, एक मेथड 1, मैं इसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, सभी इसी लाइन को जरा देखें एक बार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ बहुत सारा कंटेंट लिख दिया, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ ऑक्सीजन का -2, यहाँ भी -2 था। सब बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, लेकिन एक -1 इससे बैलेंस हो गया है। एक -1 इससे बैलेंस हो गया, तो बचा एक -1 और यहाँ पे पेरोक्सी में कितना होता है -1। पेरोक्सी में सर कैसे पता चला -1, एक -1 इधर, एक -1 इधर, तो ये एक +1 है, ये दोनों ऑलरेडी बैलेंस हो गया। इस सल्फर का सभी बच्चे देख पा रहे हैं +6 आएगा, जितना माइनस उतना ही प्लस। तो एक तो इसका नाम आएगा, देखो -2 -1 और -1 -6, तो कितना होगा +6। एक मेथड 1 ये है। मेथड 2 जरा सा देख लें आप क्या है। इस कंपाउंड का पूरा नाम है पेरोक्सी, जरा सभी बच्चे देख लें, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो मेरे से कोई पूछेगा तो मैंने नाम को ही ध्यान से देखा है, तो नाम में इक आ रहा है, और इक जब भी सल्फर में आएगा तो मैक्सिमम कितना होगा +6। जो ये गलत लिखा हुआ, अगर इस तरीके से करेंगे तो गलत है, इधर +6 इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर हो गया? कॉपी करना है इसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर जरा मैं इधर रफ करके लिखूंगा तो थोड़ा देख लेंगे आप। कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर थोड़ा सा देखते हैं। एक की वजह से पता चल रहा है, थोड़ा सा एक बार उठेगा। एक की वजह से पता चल रहा है, इसका नाम ये है। इधर थोड़ा रफ कर लूँ मैं? ये तो लिख लिया होगा आपने, जरा बोर्ड पे देखें एक बार सभी लोग। अगला एक कंपाउंड है, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पढ़ा दिया है क्योंकि आप इसे मल्टीपल टाइम देख पाएँ। H2H2O8, इसका नाम हमारी NCERT में या एक बार ये प्रीवियस इसमें आया हुआ, इसका नाम है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड इसका नाम है, इसका ओरिजिनल नाम ये है, लेकिन एक और इसका IUPAC नाम है जिसका नाम है पेरोक्सी, यहाँ पर लिख देता हूँ, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। आप जरा बस बोर्ड पे देखेंगे, आप लोग बस देखते रहो। तो जब हम निकालेंगे तो हमारे पास दो चॉइस है, एक जरा देखें, एक तो ये है और फिर यहाँ पे हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 ही आ रहा होगा, सही है सर? एक बार जरा देखें, एक तो ईक है, एक मेथड 1 है, ईक होने की वजह से +6 होगा। ठीक है, फिर जरा सा बोर्ड पे देखें, -2 फिर -2 फिर -1 डैट मीन आपसे कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के बगैर आप नहीं कर पाएंगे जी, स्ट्रक्चर तो चाहिए, नहीं तो चला जाएगा। और जब स्ट्रक्चर चाहिए तो देखिए यहाँ पे ये आया, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, इसका +6 होगा, यानी इंडिविजुअल +6 है। ये जो निकाल रहे हो इंडिविजुअल कितना है, +6 है। तो यहाँ देखिए -2 -1 और -1 इज द +6। यहाँ जो सल्फर का आप निकालेंगे वो इंडिविजुअल सल्फर का है और उसका है +6। क्लियर हो गया आपको? ये जरा कॉपी करना है, इसको रफ कर लो। इस कंपाउंड का नाम पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, ये नोट कर लिया होगा आपने। और अल्टरनेट ऑप्शन मैंने बताया कि थोड़ा अच्छा हो गया, रिकॉर्ड कर लेंगे तो इसी बहाने टेंशन थोड़ी कम होगी, कई साथी लोगों का छूट जाता है तो कर सकते हैं। ठीक है, ये रफ करूँ, जरा बोर्ड पे थोड़ा एक बार देखें, इंपॉर्टेंट बात। सल्फर का जरा देखें, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे देखें, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो अभी लिखा था मैंने, वो मैंने आपसे बोला कि इसका मिनिमम -2 है। तो सल्फर का सब बच्चे जानते हैं मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया आपसे कितना है जी, इसका +6 है। मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे देखें, सल्फर का आउटर मोस्ट सेल में निकालेंगे वैलेंसी तो 286 होगा। और सभी बच्चे जानते हैं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो उसका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, डेट मीन सब बच्चे जानते हैं 6 - 8 करेंगे कितना आ जाएगा, -2। ये हमने शायद पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, टी ब्लॉक में भी एक बार बोला है और आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी एक बार बोला है। फिर सभी बच्चे जरा से यहाँ देखें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम बात करेंगे तो सब बच्चे जानते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, डेट मीन सब बच्चे जानते हैं कितना होगा, 6। तो सल्फर कुछ भी कर ले, इसका 6 ही आएगा, एक ये है। लेकिन सल्फर का 8 आ रहा था, अभी क्वेश्चन ने किया था इसमें से 8 आ रहा था। ठीक है, ऐसा 8 आ रहा था। जब हमने H2H2O8 का निकाला था, इसको जरा एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे करके, सभी बच्चे जरा से देखें। तो +1 × 2 + 2x, ये कॉपी के जरूर साइड में लिखना चाहिए, हालांकि ये गलत है लेकिन लिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऐसा, तो देख रहा है 2 + 2x - 16 = 0, 2x - 14 = 0 और x = सभी बच्चे समझ पा रहे हैं 7। इसके पहले में एक में 8 आ रहा है और एक यहाँ पे 7 आ रहा है, ऐसा आना चाहिए था लेकिन ये गलत है, आप तो जानते हैं क्योंकि इसका 6 है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट, यहाँ जरा सब बोर्ड पे देखना है, फेरस जिसका नाम है Fe, Ru और OS, इसके लिए शॉर्टकट है फेरस, देख लीजिए यहाँ पे फेरस, इन्हीं का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, इसी में से हम लोग 3 एलिमेंट को उठाएंगे, ये फेरस में से 3 एलिमेंट उठाएंगे, जिसमें से एक एलिमेंट का नाम है Ru, एक का नाम है OS और एक का नाम है जिनॉन। फेरस हमने क्यों लिखा जी, क्योंकि ये तीनों एक ही सीरीज में है। पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे तो फेरस को हमने ऐसा लिखा होगा Fe, Ru और OS। जब पूरे पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो इसका नाम लिखा होगा फे, र और स, यहाँ लिखा होगा फेरस, ये लिखा हुआ है। तो हमने 3 एलिमेंट लिखा है, इस 3 एलिमेंट के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जरा प्लीज यहाँ देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूरे पीरियोडिक टेबल का +8 होगा। ये आज तक का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ जिनॉन, ऑस्मियम और आरयू का होगा। क्लियर हो गया आपको? ये जरा नोट करना आपको थोड़ा जल्दी से। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन सभी में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इनके होंगे, इसके बियॉन्ड किसी का भी नहीं हो सकता है, किसी की औकात नहीं इतना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर पाए। ठीक है, ये लिखा है फेरस, ये क्या लिखा है हमने, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर Fe लिखा होगा तो Fe के नीचे Ru होगा और Ru के नीचे वो होगा, फेरस लिखा हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लें।
ये मिनिमम और मैक्सिमम हमने एक बार पी ब्लॉक में भी किया है, एक बार यहाँ भी कर रहे हैं ताकि एक बार आपको रिकॉल हो जाए, और चीज़ें कई बार चलती रहती हैं, नोट्स पे देखेंगे तो बार बार पढ़ने से रिकॉल हो जाता है। कर लिया आप लोगों ने? जल्दी नोट करेंगे एक बार थोड़ा। इधर रफ कर दो जरा, सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें। मैंने बताया पूरे पीरियोडिक टेबल का एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, सिमिलर नीट में ये प्रीवियस में क्वेश्चन है, पूछेगा द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल, तो आपको ऑप्शंस में से ये देखना है RU, OS और XC, जो ये लिखा हुआ है। सर आपने ये क्यों लिखा? क्योंकि मैं समझाना चाह रहा था कि ये इसी खानदान से दोनों आए होंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा इधर लिख दिया। एक एग्जाम्पल है, सब बच्चे जरा सा देखें, लिखा हुआ है H4XCO6, ये देखें H4XCO6, ये लिखा होगा कहीं कहीं लिखा होगा XCO6 का -4, XCO6 का -4, इसका नाम है परजेनिक एसिड, इस तरीके से लिखना है परजेनिक एसिड। और आप जब निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए +1 × 4, सब बच्चे देख पा रहे हैं, x + -2 × 6 = 0। यहाँ देख लें 4 + x - 12 = 0, और x = सभी बच्चे देख पा रहे हैं कितना आएगा +8। क्लियर हो गया आपको? ये जरा रफ करता हूँ, एक हमने जरा सा ये लिखा है, सभी बच्चे थोड़ा एक और कंसेप्ट जरा यहाँ देख लें। ग्रुप 17 जिसका नाम है, ग्रुप 17 का जब भी कहीं अस आएगा तो +3 होगा, और इक जब भी आएगा तो उसका +5 होगा। ग्रुप 17 में जब भी कहीं अस लिखा होगा तो उसका +3 होगा, और इक जब भी लिखा हुआ आएगा तो उसको कहीं +5 लेंगे हम लोग, ग्रुप 17 के लिए कंसिडर करते हैं। ग्रुप 17 में सर कौन आता है? F आता है, Cl आता है, Br और आयोडीन, ग्रुप 17 में ये एलिमेंट आते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ग्रुप 17 में ये एलिमेंट आते हैं, ठीक है? जल्दी नोट कर लीजिए एक बार जरा, इनको कर लेंगे शायद हमारे हिसाब से, ये बहुत आसान है, ऐसे ही है कुछ कुछ एलिमेंट। इसके बाद इसी बात को कई बार बुक्स में ऐसा लिखा होगा Ba2XCO6, ऑफ कोर्स यहाँ भी कितना आएगा +8 आएगा, फिक्स है, हमने निकाल के देखा है, आप निकाल के देखोगे तो +8 आएगा। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमने ऐसा लिखा है, यहाँ थोड़ा बुक्स में देखें एक बार, एक और कॉन्सेप्ट HNO2 HNO3, दोनों का सेंट्रल एटम सेम है। सभी बच्चे थोड़ा एक और कंसेप्ट समझ लें, इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका +5 है, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है, लेक्चर नंबर 1 में ही हमने पढ़ा था, 2 ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, +3 +5। सभी बच्चे देखें, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, मैंने आपसे बताया है, उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन केवल और केवल सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए। इफ़ सेंट्रल एटम आर सेम, सभी बच्चे देख पा रहे हैं इसमें सेंट्रल एटम कैसा है, कॉमन है, क्लियर हो गया ना आपको? इसी तरीके से किसी बच्चे ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो H2SO3, यहाँ पर जरा से देख लें, H2SO4, इस तरीके से कहीं क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है? ये +4 है आप जानते हैं, और ये +6 है, ठीक है? ये नोट कर लेंगे जरा जल्दी से इनको, फिर थोड़ा हम लोग आयंस की ओर जरा चलेंगे। इधर रफ करता हूँ, ठीक है? ये रफ करें मैं, ठीक है? ठीक है, जरा बोर्ड पे देखें एक बार सभी बच्चे, थोड़ा कहीं ऐसा लिखा हुआ है NH4 थ्राइस PO4, NH4 थ्राइस PO4, इसका हमें करना है, सब बच्चे थोड़ा देखें एक बार। इसका मतलब अब हमें वैसे तो निकालना था, मुझे पहले से पता था इसका +5 आएगा, मैं इसके 2 रीजन बताता हूँ। +5 आने के 2 रीजन, यहाँ थोड़ा देखना, हमें तो लॉजिक सीखना है क्योंकि आंसर तो कोई भी ला सकता है यार, रीजन आना चाहिए। तो मेथड 1 ये है कि सब बच्चे जानते हैं कि ये जो H3PO4 है, H3PO4 है, इसी में से 3 H बाहर निकले होंगे तो PO4 बना होगा, सही है ऐसा? तो इसका +5 है तो ऑफकोर्स इधर +5 ही होगा। एंड मेथड 2 जरा सब देखेंगे, तो मेथड 2 के लिए हम लोग इधर बात करेंगे रेडिकल। जरा प्लीज़ यहाँ देखें सभी बच्चे, इसका नाम है रेडिकल। रेडिकल को हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, चार्ज और रेडिकल दोनों सेम होता है, जैसे NH4+, बोर्ड पे थोड़ा देखना प्लीज़। सल्फेट, आपको जो अच्छा लगता हो, जैसे NO2-, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे X-, FCl-Bri कुछ भी लेंगे। तो जो टोटल चार्ज है यही ऑक्सीडेशन नंबर है, टोटल चार्ज जो होता है यही क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये नोट करना है थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट, आप अपने नोटबुक में देख लेंगे, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं अपने नोटबुक में देख लेंगे, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं होगा तो उसको लिख लेंगे, और जो लोग में लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है? और मैं ही बस बोल रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखते रहेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसको रफ करता हूँ,
रेडिकल्स में और भी चार्ज हम लिख सकते हैं, सल्फेट हमने लिखा है, फॉस्फेट लिख सकते हैं, PO4-3 लिख सकते हैं, बहुत सारे चार्ज हैं। जैसे जैसे आगे आएगा एग्जैक्ट मैं लिख दूंगा, फॉस्फेट है, ठीक है। SO3 पे निगेटिव हम लिख सकते हैं, SO3 पे 2 निगेटिव भी हम लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। आप जैसा बोलोगे SO3 पे 2 निगेटिव, आप बोलोगे तो नाइट्रेट भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, बहुत सारे चार्ज हैं। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होगा, सभी बच्चे जरा सब बोर्ड पे देखेंगे तो उनको एकदम क्लियर हो गया होगा कि अमोनिया के लिए मतलब NH4 के लिए 1 लेंगे, क्या कहते हैं, NH4 के लिए कितना लेना है जी, 1। चार्ज ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज कितना है NH4 प्लस पे 1, तो ये लेंगे। सब बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, x प्लस -2 × 4 = 0, डेट मीन्स x की वैल्यू +5 होगा। ऑफकोर्स मेथड 2 से भी 5 आ रहा है, ठीक है। ये कॉपी करना है आपको जरा जल्दी से, आप अपने नोटबुक में देख लेंगे, जहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे टिक कर लेंगे। तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी रिकॉर्ड हो जाएगी आवाज़, ठीक है। ये तो कोई बच्चा देखेगा, मान लो आप ही में से बोलेगा अच्छा ये उसी का आवाज़ है, तो हमने ये लिख दिया एग्जाम्पल। इसी तरीके से कोई एक ऐसा वेरिएबल आ गया ASO4, बोलता है एक ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो सभी बच्चे जानते हैं ए का नाम तो पता ही नहीं क्या है, एक वेरिएबल है, क्या कहते हैं आप। और सल्फेट का चार्ज अपने को पता होता है, कितना आता है सल्फेट पे चार्ज, कितना होगा -2, तो एक ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए +2, तो +2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। +2 क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +2 इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर, नोट कर लीजिए जल्दी से। +2 इसके ऑक्सीडेशन नंबर है। बाकी इधर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे आप। रफ करता हूँ इधर, चले ये हो गया था। जरा इधर एक एग्जांपल देखना, सभी बच्चे देखें, CrO5, ठीक है। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसमें, देखें CrO5 एक कंपाउंड है CrO5, इसका नाम है क्रोमाइल पैरोक्साइड, ठीक है, क्रोमाइल पैरोक्साइड ऐसा लिखा हुआ है, क्रोमाइल पैरोक्साइड। ये भी प्रीवियस मेडिकल में क्वेश्चन है, ठीक है। जो मेडिकल में हो तो पक्का आना है, ठीक है। जेईई मेंस में तो नीट में आएगा, बस जेईई मेंस एक अलग टॉपिक है ना। तो मेडिकल का प्रीवियस पेपर है, सभी बच्चे जरा सा देखें। तो स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर है, बोर्ड पे जरा एक बार देखना प्लीज़। CrO इस तरीके से देखें, पैरोक्साइड लिंकेज है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो बटरफ्लाई जैसा दिखाई दे रहा है, ये सही है ऐसा, बटरफ्लाई जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखें -1 पैरोक्साइड में होता है, आप तो जानते हैं, और यहाँ पे कितना आएगा -2, डैट मीन सब बच्चे समझ पा रहे हैं कितना होगा +6। लेकिन अगर इस तरीके से हम CrO5 का निकालेंगे तो यहाँ पे देखें x प्लस -2 × 5 = 0, x = बच्चे समझ पा रहे होंगे +10, जो गलत है, ठीक है। ये नोट करना आपको जरा सा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज द +8 एंड ओनली फॉर 3 एलिमेंट्स Ru, Xe और OS। शायद मैंने आपको ये बताया है, केवल 3 एलिमेंट के लिए, आप उसे जरा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये इस फॉर्म में इट एग्जिस्ट, ऐसा लिख देता हूँ, इट एग्जिस्ट इन CrO4, ये लिखेंगे CrO4, ठीक है। यानी O⁴ को बुक्स में लिखा हुआ O2⁴, इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। CrO5 जो होता है ऐसे एग्जिस्ट करता है, CrO5 ऐसे एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने थोड़ा एक बार इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग है जिसका नाम है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग ऐसे इसे AON बोलेंगे, ये लिखना जरा सा। ये साइड में अपनी गलतियां जरूर लिखना है, तभी आपको ध्यान रहेगा, एग्जामिनेशन में नहीं ध्यान रहता है ये इसके पहले। देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एवरेज ऑक्सीडाइज मतलब मिक्स ऑक्साइड है, कुछ ऐसे ऑक्साइड है जो मिक्स ऑक्साइड है। मैं जरा यहाँ समझाता हूँ। जैसे एक आपने लिया एलिमेंट जिसका नाम है FeO और एक एलिमेंट लिया Fe2O3। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे, इसको रफ करता हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा यहाँ बोर्ड पे ध्यान से देखें। FeO में ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता है +2 है और इसमें +3 होता है। यहाँ बोर्ड पे देख लीजिए एक बार थोड़ा सभी बच्चे, इसमें +2 हुआ क्योंकि यहाँ -2 था और Fe2O3 में निकालना था, तो 2x + -2 × 3 = 0, x का डाटा +3।
इंपॉर्टेंट बात सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक ऑक्साइड बनाएंगे जिसका नाम है Fe3O4, जिसका नाम है मिक्स ऑक्साइड। ठीक है, कुछ नाम अभी हम जरा इसको डिस्कस करेंगे। एक बार जरा बोर्ड पे देखें, जिसका कम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लोअर ऑक्सीडेशन को अस बोलते हैं, इसीलिए इसका बुक्स में नाम फेरस ऑक्साइड लिखा होगा, इसका बुक्स में नाम लिखा होगा फेरस ऑक्साइड, और इसके अच्छे बुक्स में नाम लिखा होगा फेरिक ऑक्साइड। अस और इक समझ रहे हैं आप, सभी को पता है, अस मतलब लोअर और इक मतलब हाइयर। मुझे आज से एक बात समझ में आ गया है कि आयरन के लिए अगर मैं बात करूं, मुझे एक बात समझ में आ गया है कि आयरन के लिए बात करूंगा तो आयरन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर 2 है एंड द मैक्सिमम 3। इसीलिए शायद आप ध्यान से कभी भी केमिस्ट्री में देख लेना, आयरन 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो 2 या तो 3, 2 या 3। क्लियर हो गया ना सबको? अब जरा देखें, इस कंपाउंड जब ये दोनों मिक्स करके बना हुआ है तो इसका नाम जरा देखो, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है फेरोफेरिक ऑक्साइड। फेरोफेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब जब ये ऑक्साइड दोनों से मिलकर बना हुआ है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो इन दोनों के बीचों बीच ही आएगा। क्या कहते हैं आप लोग? बीचों बीच का मतलब हुआ एवरेज, और उस एवरेज को जरा हम निकालेंगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला जरा यहाँ पे देखें सभी बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल चार्ज, यहाँ पे थोड़ा देख लें आप, और ऊपर टोटल चार्ज ऊपर लिख लेंगे, सॉरी टोटल चार्ज ऊपर लिखना है, सॉरी टोटल चार्ज ऊपर है, चार्ज अभी मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, टोटल चार्ज ऊपर है और नीचे टोटल एटम्स, और नीचे टोटल एटम्स लिखा हुआ है। अभी एक बार जरा बताऊंगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको जरा एक बार जल्दी से कॉपी कर लें। मिक्स ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में इससे क्वेश्चंस हैं, हो रहे होंगे। ठीक है, फेरोफेरिक ऑक्साइड इस कंपाउंड का नाम है, हमने ऐसे ही लिख दिया है कंपाउंड समझाने के लिए। आपको बताऊंगा इस क्या प्रॉब्लम है, हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पढ़ा होगा, अभी 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो थोड़ा एकदम आइडिया आ जाएगा आपको। हो गया? ठीक है, जल्दी थोड़ा नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, रफ करता हूँ इसे, थोड़ा ज़्यादा ही तेज चल रहा है, इसको कम कर देते हैं। देखिए ये पूरा कंटेंट रफ करता हूँ मैं, ठीक है जी। एक बार जरा देखना है कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला है, अभी ये फॉर्मूले को यूज़ करके देखेंगे। एवरेज है तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, आयरन का ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हो गया है। आगे के लेक्चर्स में आप देखेंगे मिनिमम 2 एंड द मैक्सिमम +3, मिनिमम 2 मैक्सिमम +3 कर लेंगे सर हमारे हिसाब से। रफ करता हूँ इसे थोड़ा, सभी बच्चे इसका देखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखें जरा सा, इसको जरा रफ कर लेते हैं, रफ करता हूँ इसको एक बार। थोड़ा देखो Fe3O4 को हम लोग क्यों एवरेज निकाल रहे थे, जरा उसके रीजन को भी देखेंगे। पहले मैं Fe3O4 को 2 बार निकालता हूँ, आपको तो पहला वाला ही आसान लगेगा, लेकिन थोड़ा बार देखेंगे। यहाँ देखें Fe3O4 में सभी बच्चे जरा सा बोर्ड पे देखें, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एक तो जिसका ई वाला फॉर्मूला है जो ये इस तरह हम लिखेंगे, सब बच्चे जानते हैं, और 3x - 8 = 0, तो x = +8/3। तो बच्चे को लगेगा कि मेथड 1 जो सबसे बढ़िया है सर, ये है। ऑफकोर्स मेथड 2 जरा देखते हैं। मेथड 2 है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू, प्लीज़ जरा यहाँ देखना है, टोटल चार्ज यहाँ लिखा हुआ है और टोटल एटम। तो सभी बच्चे जानते हैं, पहले तो इसको देखना पड़ेगा किससे बना हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा बना हुआ है, वो मैं बार बार बना के दे दूंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि आप तो बिगिनर हैं, इसलिए थोड़ा मैं बना के आपको दे दूंगा। तो अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करूंगा तो सभी बच्चे देखें टोटल एटम इसमें बात करेंगे तो +1 यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है। +2 वाला सब बच्चे देख पा रहे हैं, एक ही है। यहाँ बोर्ड पे देखें, ये Fe यहाँ कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार। कितना हुआ है, +2 चार्ज। Fe यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो ये लिख देंगे नीचे में। ऊपर में जब देखो 1 × +2 लिखूंगा, सही है साहब, 2 चार्ज और एक ही Fe है। 3 चार्ज और 2 बार Fe है, क्या कहते हैं आप, 3 चार्ज और 2 बार Fe है। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, +8/3। ठीक है, बच्चे को लगेगा सबसे आसान मेथड ये है, ये नहीं पढ़ना चाहिए था, इसको दोबारा बार बोलता हूँ। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर उसके लिए निकालेंगे जब कोई मिक्स ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड कैसे पता चलेगा, पढ़ते पढ़ते आएगा, और जब तक आपको नहीं आएगा तब तक मैं एग्जांपल आपको करीबन 4-5 इसमें करके दिखाऊंगा। अब फिर D&F आएगा तो वहाँ हम देखेंगे, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने 2 ऑक्साइड यहाँ पे करा दिए, 2 ऑक्साइड से बना है, तो हमने माना इसका 2 चार्ज, इसका +3 चार्ज है। तो हमने लिखा यहाँ पे 2 चार्ज वाले Fe 1 है और 3 चार्ज वाले Fe यहाँ पे 2 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे +6 और ये 8 आ गया, और 2 Fe 1 यहाँ है और 2 Fe यहाँ है, तो टोटल 3 आ गया।
ये इस तरह कर सकते थे, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने इसको इसलिए फॉलो किया है कि क्वेश्चन ऐसा आ गया। ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe2+ इन Fe3O4। तो अगर बच्चे ने ये कंसेप्ट को नहीं पढ़ा होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें Fe2+ कहाँ से आया। क्या कहते हैं आप लोग? अगर इसको अच्छे से नहीं देखा होगा तो Fe2+ कहाँ से आ रहा है किसी को पता चलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब अब सब बच्चे को पता है कि यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ Fe2+ करूँगा, यहाँ पे थोड़ा देख लो ध्यान से, परसेंटेज मतलब 100 करेंगे, ठीक है। इतना जरा जल्दी से नोट कर लें पहले, फिर इसको जरा करके बताता हूँ। फिर मुझे थोड़ा नॉन स्टैचोमेट्री का कंसेप्ट बताना है, जल्दी से नोट डाउन इसको कर लीजिए। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, कर लेंगे। यहाँ देखिए +2 वाले Fe को देखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? +2 वाला इसमें कितना है? 1। और नीचे कितना लिखेंगे? 3। यहाँ पे जरा देख लीजिए, +2 वाला Fe यहाँ पे कितना, आंसर छोड़ो, +2 वाला Fe यहाँ पे कितना है जी? 1। और टोटल Fe कितना है यहाँ पे? 3। एक इसमें है और 2 इसमें है, सही है ना सर? सर इसमें नीचे 3 क्यों लिखा? क्योंकि 2 से मिक्स करके बना हुआ है, तो इस तरह लिखेंगे। अगर हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता होगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। सबको शायद क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसका जरा सा हेडिंग थोड़ा टाइप्स ऑफ कंपाउंड, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। फिर हेडिंग करना है टाइप्स ऑफ कंपाउंड, इसके बाद हेडिंग करना है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। जरा उसको बताता हूँ, इसको रफ करता हूँ इधर। टाइप्स ऑफ कंपाउंड हमारी हेडिंग। एक कंपाउंड का नाम है स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, इसको SCI से बोला करेंगे। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें रेशियो होल नंबर में आ जाए। आप अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। Fe3O4 आप कोई भी ले लीजिए। हमने जानबूझ के 3 लिखा है क्योंकि ये 3 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ताकि आपको एकदम विजिबिलिटी इसकी बनी रहे। यहाँ जरा बोर्ड पे देखें, तो इसको स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। दूसरा जरा सभी से देखें, इसका नाम है नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। प्लीज़ थोड़ा यहाँ देखना एक बार, इसका नाम है नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। इसको हम लोग एच से NSC बोला करेंगे। कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा Fe पॉइंट, जरा ध्यान से देखना है, 930, Fe.980, निकल 0.980। तो सभी बच्चे देखें यहाँ रेशियो 1:1 है, होल नंबर है। यहाँ रेशियो होल नंबर है, आप देख सकते हैं। यहाँ रेशियो कैसा जी? होल नंबर है। यहाँ रेशियो देखिए 0.93:1 है, 0.98:1 है। यहाँ देख सकते हैं होल नंबर नहीं है। होल नंबर है क्या रेशियो? नहीं। इसको नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। एक बार जरा सुन लें, नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए और नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी बढ़िया कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसमें जरूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड को ही आज से हम लोग एक नया नाम रख लेंगे, उसका नाम है बर्थलॉयड स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं बर्थलॉयड कंपाउंड्स। बर्थलॉयड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कस किया, तो हम लोग देखेंगे बर्थलॉयड कंपाउंड। ये सॉलिड स्टेट में बहुत बार आएगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट के कंपाउंड है बेसिकली। ये सॉलिड स्टेट में भर भर के आएगा, इसलिए यहाँ पे देख लो। सॉलिड स्टेट में दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा ये कंपाउंड D एंड F ब्लॉक में आएगा, वहाँ भी नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पे पढ़ा दिया है। D एंड F में भी बार बार आएगा, सॉलिड स्टेट में आएगा। इधर थोड़ा लिख देता हूँ, ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट D एंड F में आएगा, ठीक है, D एंड F ब्लॉक। और एक बार इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले ही पेज पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के आसपास में इसको मैंने पढ़ाया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के आसपास में ही मैंने पढ़ाया था, और वहाँ एक दिन मैंने बोला था कि मोल कंसेप्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे आ गया है, तो ये सब हम पूरा कर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। करते हैं सभी बच्चे, जरा सा देखें। क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe.930। जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमने साथ साथ में भी लिख दिया है कहाँ कहाँ पे रिपीटेड है। तो मेरे पास 2 मेथड है। मेथड 1 जो सबको फेमस, सबको अच्छा लगता है, तो आप तो जानते हैं मेथड 1 से ही सर किया करिए। तो हमने ये मेथड 1 ले लिया। बच्चा बोलेगा सर इसको इस तरीके से x, ठीक है। तो आप जानते हैं 0.93x प्लस -2 × 1 = 0। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। डेट मीन्स अगर उधर लिखेंगे तो 2/0.93 लिखूंगा, x का डाटा ये आएगा। एक बार बोर्ड पे देख लें, ये डाटा
सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? इसको हम 200/93 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने बोला है कि Fe हमेशा, मैंने आपको बोला है कि +2 से +3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि Fe का जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है उसका नाम है फेरस, और सबसे बड़े वाले का क्या नाम है? इक। ये किसके लिए है? आयरन के लिए। मैंने आपको बता दिया है Fe 2+ और 3+ में एग्जिस्ट करता है, सब बच्चे समझ गए हैं। यानी ये जो वैल्यू होगी 200/93, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 2.15 के आसपास आना चाहिए। सही है ना सर? इसका मतलब वैल्यू यहाँ आ रहा होगा। क्या कहते हैं? सबको क्लियर हो पा रहा है ना जी? सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ मान लेंगे 2.5 हो जाएगा, 2.5 आगे बढ़ता रहेगा, इसके पीछे ही होगा, तो 2.5 और 2 के बीच में ही वैल्यू होगा। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें, फिर थोड़ा जो मेन क्वेश्चन है वहाँ पे आएंगे। ये क्वेश्चन का तो आधा सा पार्ट था। स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड मेरे से कोई पूछेगा तो स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें उसका जो रेशियो होल नंबर में हो। नॉन स्टाइचोमेट्रिक में कंपाउंड का जो रेशियो होल नंबर में ना हो, होल नंबर में नहीं होगा, उसको नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, और उस तरीके से भी करके ला सकते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लिखना है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लिखेंगे। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe2+, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe2+, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe2+ इन Fe.93, in Fe.93 O, in Fe.93 O, in Fe.93 O। मेरे पास दो मेथड है सेम क्वेश्चन करने के लिए। सभी बच्चे जरा सा देखें। मेथड 1, सभी बच्चों को पता है कि Fe.93 O में, थोड़ा ध्यान से देखना एक बार, इसमें दो तरीके का ऑक्साइड है, एक Fe2+ और एक Fe3+। सही है सर? तो आप जानते हैं इसको x मानना पड़ेगा सर, और इसको 100 - x लेंगे। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला सभी बच्चे जरा सा देखें। फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज, यहाँ थोड़ा सा देखें, डिवाइडेड टोटल एटम्स। तो अगर मैं इसको लेके जरा सॉल्व करूँगा तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सभी बच्चे जानते हैं 200/93 अभी निकाला है आपने, इक्वल टू टोटल चार्ज देखो तो +2 × x करूँगा, +2 वाले और x लिखूँगा, प्लस यहाँ पे +3 यहाँ पे लिखूँगा, इंटू क्या होगा 100 - x, और नीचे में कितना लिखूँगा 100। एक मेथड ये है, जरा सभी बच्चे देख लें। एक मेथड तो हमारे पास ये है। फिर दूसरा मेथड जिसको हम लोग अभी अप्लाई करेंगे उसका नाम है लाइन फार्मूला। मेथड 2 जो सबसे आसान है ये अप्लाई करना चाहिए, जिसका नाम है लाइन फार्मूला। लाइन फार्मूले ऐसा लिख देता हूँ। लाइन फार्मूला ये है, सभी बच्चे जानते हैं +2 से +3 के बीच में आंसर आना चाहिए हर वक्त, ये फिक्स है, इनके बीच में आना चाहिए। अगर मुझे Fe2+ निकालना है, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे? नीचे बोथ का डिफरेंस, मैंने ये गैस स्टेट में भी ऐसे शॉर्टकट आपको सिखाया है, मोल कंसेप्ट में भी पढ़ाया है, कई बार चैप्टर में पढ़ा दिया, इसलिए थोड़ा दोबारा बोल रहा हूँ आपको। बोथ का डिफरेंस नीचे, ऊपर में जरा बोर्ड पे देखना है, ऊपर में बड़ी वाली वैल्यू को यहाँ पे लेना है, यानी यहाँ लिख देता हूँ बिगर वैल्यू जो भी होगा, बिगर वैल्यू लिख देता हूँ, माइनस जो ये वैल्यू है उसको लेना है, तो माइनस ये ले लेंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe.93 O ऐसा लिख देते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये हमने लिख दिया। तो अगर मैं इसको जरा नीचे करूँगा तो नीचे में डिफरेंस 1 आ जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? नीचे में डिफरेंस सर 1 कैसे आया? तो 3 - 2 1 आ गया। 100 निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया। सभी बच्चे जरा से देखें, ऊपर में 3 लूँगा, बिगर वैल्यू कौन है 3, सर 3 कहाँ से आई है, और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2.15 है, अभी निकाला था हमने। इधर ऑक्सीडेशन नंबर किसका है पास है? इसके पास है। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ है? यहाँ पे। कितनी वैल्यू है? 2.15। सही है ना सर? तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.8 पॉइंट कुछ आ जाएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसको जरा जल्दी से कॉपी करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। 0.85 उन्होंने बोला है तो 85% हो जाएगा। 0.85 एक ने बोला है तो 0.85 × 100 दैट इज 85%। 85% आंसर आएगा, 85% आंसर आएगा। चलिए इसको नोट करके ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। PvO2 बनेगा PV2 ये लिखना चाहिए था, ठीक है।
2 PbO प्लस Pb3O4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb इन Pb3O4 आपको निकालना है, इन Pb3O4। फर्स्ट पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है परसेंटेज ऑफ Pb2 प्लस इन Pb3O4। ये नोट कर लेना जल्दी सबको। एक मिनट टाइम आपके पास, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, फिर थोड़ा हम लोग आगे करेंगे। PbO प्लस Pb2O2 इसको नोट करना है जो कर लीजिए, फिर थोड़ा उसको जल्दी से करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर तो सब बच्चे समझ पा रहे होंगे, 8/3 आना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? 8/3 आएगा। मेथड 1 से ही कर लेंगे, सही है ना ऐसा? मेथड 1 से आपको पता है, अभी निकाल कर हमने दिखाया था। और जल्दी से Pb2 प्लस निकालेंगे। एक लाइन में इसका भी आंसर था, आप जरा जल्दी से कर लो, नहीं आएगा तो बताऊंगा आपको। हाँ, इसको इस तरह लेके करेंगे। मैं बस जरा बताता हूँ। नहीं, ये तो बहुत आसान था। यहाँ पर जरा से देखो, सबसे पहले तो सभी बच्चों को पता है कि इसको 3x प्लस -2 × 4 = 0, x = +8/3। और दूसरा निकालना है परसेंटेज ऑफ Pb2 प्लस। इसका मतलब सभी बच्चे जानते हैं, नीचे टोटल Pb कितना है? 3। नीचे टोटल Pb देख लेंगे 3, और ऊपर में जरा देखेंगे Pb2 प्लस की वैल्यू कितनी है? 2। इसमें Pb2 प्लस कितनी बार है जी? 2 बार। Pb2 प्लस कितनी बार है? 2 बार। तो आंसर ये आएगा। ठीक है, नोट कर लेना आपको जरा जल्दी से। रफ करता हूँ इधर, रफ करोगे? क्वेश्चन ये लिखना है, SN 4.4408 SN का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SN। SN मतलब टीन होता है। SN का नाम स्टैनम है वैसे तो। स्टैनम इज द ग्रीक नेम एंड द ओरिजिनल IUPAC नेम इज द टीन, इज द नेम टीन। टीन ना इसका नाम है, टीन। स्टैनम को टीन पढ़ते हैं। ये 4.44 लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। 4.44 लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, इधर रफ कर लूँ पूरा, ये तो रफ कर सकता हूँ। जरा एक बार देखें सभी बच्चे, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप तो जानते हैं 4.44 × x प्लस -2 × 8 = 0। देखें जरा सभी बच्चे, तो सभी बच्चे जानते हैं x = मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ +16/4.44। जब मैं डिवाइड करूँगा, सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, डिवाइड करूँगा तो ये 400 आ जाएगा, और नीचे में जरा से देखें 111 आ जाएगा। जरा से यहाँ देखिए, 4 टाइम्स में 16, तो ये वैल्यू आ जाएगा 111, 400/111। आपको शायद सभी बच्चों को याद हो, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान से देखें, सभी बच्चों को याद हो जो SN है इसके 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +2 और एक +4। सभी बच्चे जानते हैं कि ये ग्रुप 14 में रहता है। थोड़ा एक बार देख लें यहाँ पे, ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और Pb रहता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें दोनों में काम करता होगा, मैंने सर ये पढ़ा दिया आपको। सब बच्चे जानते हैं ऊपर से आएंगे तो +444 होगा, और नीचे जाएंगे तो +2 होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सही है ना सर? इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि SN जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ +2 से लेके +4 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यानी +2 और +4 के बीच में सारा डाटा आना चाहिए, जो ऑफकोर्स आ रहा है 400, यानी ये फिर पूरा वैल्यू इतना आ रहा है, इसी के बीच का है। सही है ना सर? 3 पॉइंट कुछ आसपास में है। क्लियर हुआ है ना आपको? इतनी बातें जरा कॉपी कर लें, फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोलूँगा, उसको जरा निकालना है, और तीसरे पार्ट को निकालना है। SN का +2 से +4 हमने जानबूझ के लिया है ताकि आप समझ पाएं, यही मिक्स ऑक्साइड वगैरह बनाते होंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये लिख लो पहले।
दो क्वेश्चन लिखेंगे। पहला तो क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ SN2 प्लस, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ SN2 प्लस इन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ SN2 प्लस इन SN 4.4408, यहाँ लिखा पड़ा हुआ है इन 4.4408, इन 4.4408। तो सभी बच्चे जानते हैं, करते हैं जरा सा देखिए एक बार। यहाँ थोड़ा देखना बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू आया था 3 पॉइंट कुछ, क्या कहते हैं आप लोग, तो 3 पॉइंट का मतलब यहाँ लिख लेते हैं 3 पॉइंट कितना आ रहा है, 6 आएगा, 16 आएगा, 3.6 ले लेते हैं, 3.8 या 6 जो भी होगा, अब तो इधर ही है, वैल्यू इधर ही है ना जी, इसके क्लोजेस्ट होगा। एक बार बोर्ड पे देखें जरा सा, SN के बारे में थोड़ा यहाँ देखें। जैसे ये PV एग्जिस्ट करता है, PV के नीचे SN है, या SN के नीचे मतलब PV है, देखिए यहाँ पे। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ऐसे ही होगा 2SNO। सभी बच्चे देखें, यहाँ लिखा हुआ है SNO2 गिव्स SN3O4। ठीक है, मुझे अगर परसेंटेज ऑफ SN2 प्लस निकालना होता, एक बार इसमें पहले निकाल के दिखाता हूँ आपको। SN2 प्लस निकालना होता तो नीचे में तो 3 लिखता इंटू 100, ऊपर में कितना लिखता 2, तो कितना आ जाएगा जी 85%, 85%। ठीक है, ये नोट करना जरा सा आपको। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है मुझे जरा सा दिखते हैं, 66.67, तो ये तो पूछा नहीं है। SN2 प्लस और SN2 प्लस का लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 2 प्लस के लिए। गलत हो गया, रफ करता हूँ इधर जरा सा, देखते हैं। ये गलत हो गया, सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गया, इधर थोड़ा ये रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ SN2 प्लस टू SN4 प्लस, ये पूछा हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे SN2 प्लस के लिए। SN2 प्लस के लिए निकालते हैं जरा से, यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ SN2 प्लस के लिए नीचे ओरिजिनल का डिफरेंस सब बच्चे जानते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, तो 4 - 2 सब बच्चे जानते हैं, सही ऐसा लेना पड़ेगा। ऊपर में 4 यहाँ लेना है माइनस 3.6। ठीक है, तो कितना आ रहा है जी, देखना ये 2 आ गया, इधर 100 आ गया और इधर 0.4 आ गया। ठीक है, तो प्लस हो गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 1/4 आना चाहिए, क्या 1/4 आएगा, 20% मतलब 1/4। ठीक है, 20%। ठीक है, कोई बात नहीं, 20% लिख देंगे, ये 20% होगी, सही है सर। SN4 प्लस निकालेंगे, ये परसेंटेज ऑफ SN2 प्लस था। सर आपको कैसे पता चला कि ये नीचे लेना है, सभी बच्चे जानते हैं, ये हमने आयरन वाला जो क्वेश्चन लिखा ना, नीचे ओरिजिनल का डिफरेंस, ऊपर बिगर वैल्यू माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हो पा रहा है ना आपको। अब मुझे परसेंटेज ऑफ SN4 प्लस निकालना है, डेट मीन्स सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि 100 - 20 कर दूंगा, क्या कहते हैं आप लोग, 80% हो जाएगा। एक तो मेथड 1 ये था, दूसरा मेथड 2 से निकाल के देख लेते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। परसेंटेज ऑफ SN4 प्लस का मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, सर ऐसे निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 2, सही है। एक बार जरा देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा, 4 - 2। ऊपर में जरा सा लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, 4 प्लस के लिए निकालना था, तो यहाँ तो लेंगे 4 मतलब 2 माइनस ये वैल्यू लेंगे कौन सा 3.6। जैसे यहाँ देख लें 2 - 3.6 लेंगे, क्या कहते हैं आप लोग, इसका निकाल रहे थे तो अपोजिट वैल्यू -3.6, तो इसका निकालेंगे तो 2 अपोजिट वैल्यू लेना पड़ेगा, जिसका निकालना है उसके अपोजिट वैल्यू पहले रखना है। तो जब इधर डिवाइड करेंगे तो नीचे में तो 2, इधर में 100 और ये आ जाएगा 1.6। तो जब आप डिवाइड करेंगे मेरे हिसाब से शायद 80% आना चाहिए। यस, दोनों मेथड से करेक्ट आंसर है, कर लेंगे शायद। हमने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए लिखा है, ये लिखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि SN2 प्लस SN4 प्लस का जो रेशियो होगा वो तो आप निकाल ही पाएंगे शायद। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड लाइन ये भी लिख लेना, ये जरा नोट कर लो पहले जल्दी से, फिर थर्ड लाइन आपको बोल देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए जरा सा। हमने अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया था पिछली बार जब हमने ये पढ़ाया है, तो वहाँ पे ये हमने सॉल्व नहीं किया था, हमने थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बताया था। SN2 प्लस जो हम पहले कर रहे थे उसमें केवल मुझे लगा था स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड को देख रहे थे, लेकिन ये नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन नंबर इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा इसको हम देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने पिछले क्लास में सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर देखा है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा है जो बेसिक NCERT में है। फिर इसके बाद हमने देखा जिसमें सेंट्रल एटम कॉमन हो,
ठीक है, उसको हमने देखा। फिर हमने बताया पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर डेट इज +8, उसके बियॉन्ड कुछ भी आएगा सब गलत है, OS, RU और XG। मैंने आपको बता दिया इन तीनों के अलावा सब कुछ गलत लिखा हुआ है। और सल्फर का मैक्सिमम +6, उसके बाद जो हाइड्रोजन फैमिली है मैक्सिमम +7, नाइट्रोजन फैमिली का मैक्सिमम +5। फिर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमने डिस्कस किया है। एवरेज में 2 तरीके का, स्टाइचोमेट्रिक और नॉन स्टाइचोमेट्रिक हमने डिस्कस कर लिया। कर लेंगे क्वेश्चन थोड़ा एक लास्ट लिख लीजिए, इसका आंसर सबको पता है, लिखना है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ SN2 plus 2SN4 plus calculate the ratio of SN2 plus 2SN4 plus in SN 4.4408, इन SN यहाँ लिखा हुआ है 4.4408, इन SN 4.4408। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन लिखना है कैलकुलेट, दोबारा ये तो बताने की जरूरत नहीं, कर लेंगे साथ ही। अगला क्वेश्चन लिखना है कैलकुलेट, इसको रफ करता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अंडरलाइन एलिमेंट। एक बार जरा इसमें भी कंसेप्ट है, इतना इजी क्वेश्चन तो है नहीं, एक बार जरा से देखते हैं सभी बच्चे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं Na2, जरा से यहाँ देखो H2O3, इसका नाम है सोडियम, इसी चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सोडियम थायोसल्फेट इसका नाम है, कहीं से आया होगा, इसको हम देखेंगे। जरा देखो कि ये बच्चा जल्दीबाजी में आएगा, लिखेगा +1 × 2, 2 सोडियम के लिए +1 चार्ज होता है, सल्फर के लिए 2x, ऑक्सीजन का -2 × 3 = सब बच्चे जानते हैं 0। तो देखो 2 + 2x यहाँ पे -6 = 0, तो 2x - 4 = 0, x = +2 आएगा। ये जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर निकला है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी गलत है फिलहाल के लिए, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जरा आप इसको जल्दी से पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं पूरा एक बार बैकग्राउंड केमिकल बॉन्डिंग से लेकर समझाऊंगा आपको। एक बार पूरा केमिकल बॉन्डिंग से पीछे से सब कुछ ला के आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप पूरी बात समझ पाएँ। फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अंडरलाइन एलिमेंट का निकालना था। अंडरलाइन एलिमेंट कौन है? सल्फर। सल्फर के लिए हम लोग देख रहे हैं अंडरलाइन एलिमेंट सल्फर है, सल्फर के नीचे अंडरलाइन कर लेना है। +2 भी ठीक है, लेकिन इसका आंसर +2 नहीं है। हो गया। केमिकल बॉन्डिंग में कंपाउंड हमने पढ़ा था जिसका नाम है H2SO4, ये पूरा कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग से ला रहे हैं, हमने वहाँ पढ़ लिया है। इसका नाम सब बच्चे देखें सल्फ्यूरिक एसिड है। केमिकल बॉन्डिंग अगर भूल गया हो इसलिए लिख रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड है। सब बच्चे यहाँ जरा से देखें, एक ऑक्सीजन हटा के अगर एक सल्फर लगा देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। बोर्ड पे थोड़ा देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आंसर हमें वहाँ लाना है जो कंसेप्ट है हमारा। तो मान लेते हैं ये ऑक्सीजन हमने हटा दिया और एक सल्फर इस पर ला दिया, ये कंसेप्ट यहाँ लिख दिया हमने। तो यहाँ आएगा S, डबल बॉन्ड S, फिर O और यहाँ पे H, देख सकते हैं ये। तो इसका नाम होगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। सभी बच्चे जरा से देख लें, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। आप तो जानते हैं PH लिखो या F लिखो एक ही बात है। फिर सब बच्चे जानते हैं एक में से अगर हाइड्रोजन बाहर निकलता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग ऐसी चैप्टर में देखा तो 8 बनता है। तो अगर यहाँ से किसी बच्चे ने 2H+ बाहर निकाला तो सभी बच्चे देखो बनेगा H2O3 पे 2 नेगेटिव, तो नाम होगा थायो सल्फेट। क्लियर हो पाया? फिर किसी बच्चे ने थायो सल्फेट में 2 सोडियम डाल दिया, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। क्या बनेगा? Na2H2O3, जिसका नाम है सोडियम थायो सल्फेट। स्ट्रक्चर ये JEE मेंस 2013 का सेम क्वेश्चन है। जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो ध्यान से देख लीजिए अब जरा सा, ये बनेगा S, डबल बॉन्ड O। जरा प्लीज़ यहाँ देखें, बुक्स में NCERT की यहाँ गलती है, NCERT यहाँ पे ऐसा लिखा होगा, लेकिन सभी बच्चे जानते हैं बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं होता। मैंने आज तक NaCl ऐसे नहीं देखा है, मैंने आज तक NaCl या तो ऐसे देखा है या सब बच्चे जानते हैं ऐसा देखा है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड इसने लगा रखा है, बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्या कहते हैं आप लोग? तो ये NCERT की गलती है। NCERT को इसके जगह पे सीधा सीधा सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ऐसा लिखना चाहिए था। NCERT वालों ने ये पहले गलती करी है, ठीक है। जरा इतनी बात जल्दी से लिख लें। अब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें। पहला करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो कोई भी टॉपिक फर्स्ट टाइम तो मुश्किल ही रहता है। सोडियम थायोसल्फेट कैसे बना है इसे हमने एक बार बॉन्डिंग में भी डिटेल में देखा है, फिर एक बार जरा दोबारा यहाँ देख लेते हैं, इसी बहाने एक बार रिकॉल हो जाएगा और थोड़ा कवर हो जाएगा।
पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बार बार आपको रिवाइज रखना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्लास 11 का पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक देख लेना चाहिए। मोल कंसेप्ट 2, मोल कंसेप्ट और केमिकल इक्विलिब्रियम मिक्सअप तैयार रखना चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। आयनिक जाएगा, इलेक्ट्रो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम जाएगा आपका, तो उसके लिए काइनेटिक्स आपका जाएगा। एक तो बलिदान आपको देना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा सीक्वेंस में पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हमने एस और पी दोनों साथ में कर दिया था ताकि आपको परेशान ना हो, और पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग हो चुका था तो आप उसको कर पाएँ। और थोड़े छोटे छोटे चैप्टर थे इसलिए हमने बीच में इसको उठा लिया, ये काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं तो इसको थोड़ा करने में टाइम लगेगा। आप बस अभी कंटिन्यू बार बार घर पे पढ़ते रहें नोट्स को, और हम लोग ऐसे कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर्स को। और लास्ट में जब थोड़ा कोर्स कवर कर लेंगे तो वन शॉट वीडियो भी हम रख सकते हैं कि एक चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है उसको देख लेंगे और डाउट सेशन रख लेंगे। कोर्स अगर हम लोग टाइम से पहले कर लेंगे तो डाउट सेशन के लिए हमारे पास बहुत टाइम रहेगा, और नहीं तो शुरू में तेज़ी से नहीं पढ़ेंगे तो कोर्स पीछे हो जाएगा। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है, किसी भी इक में से बाहर करते हैं तो 8 बनता है, अस में से करते हैं तो आइट बनता है। आप तो जानते हैं अस में से हाइड्रोजन बाहर करोगे तो आइट बनता है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी 1-2 बार डिस्कस किया है, इसलिए मैं कई बार से बोल रहा हूँ कि यहाँ किया है, यहाँ किया, ताकि आप 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। सेम टॉपिक हमने जाके पीछे एक बार एस ब्लॉक में भी डिस्कस किया था, ऑक्सो सॉल्ट ऑफ एस ब्लॉक्स, इसमें डिस्कस किया। क्लियर हो गया? चार्ज सब बच्चे जानते हैं, सोडियम पे 1 प्लस होता है, ऑक्सीजन पे इस तरीके से होता है। अब देखते हैं इसको कैसे डिटरमाइन करते होंगे। इसके कुछ +2 तो वहाँ पर हमने निकाल के छोड़ रखा है ताकि आपको महसूस होगी +2 किसके लिए लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमने छोड़ रखा है। ठीक है जी, शुरू किया जाए। लिखना है थोड़ा सा इसमें बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट मेथड, या स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड लिखना है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड। ठीक है, ओके, देखते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड। पहला उसमें लिखना है कोवैलेंट बॉन्ड, पहला लिखना है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर लिखा आप लोगों ने एंड बॉन्डिंग मेथड, पहला उसमें कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर लिखना है ए ऑप्शन में इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू सेम, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू सेम। ठीक है, जो पहले पढ़ाया होगा तो ऑर्डर इधर उधर हो गया होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सेम तो याद नहीं रख सकते ना, लेकिन थोड़ा इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लिखना इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू सेम, ईएन इक्वल टू सेम। 2 एलिमेंट है जिनका ईएन सेम हो गया, जिसका ईएन सेम हमने ले लिया है। देखिए 2 एलिमेंट है जिसका ईएन सेम हो गया, अपनी मर्जी से आप H2 किसी को भी यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो ना आप। तो जरा यहाँ देखें, 2 एलिमेंट आपने कोई भी बोला कि सर आप 2 एज्यूम कर लीजिए, मैं मान लेता हूँ इस बार आपने ए और बी 2 ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमने स्टार्टिंग के ही लेक्चर में लिखा है फन नकल बियर एक्स पहलवान, कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था या पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। यहाँ जरा सा देखें तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ऐसा बनना चाहिए था। सभी बच्चे जरा सा देख लें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, इनमें चार्ज भी सेम ही होगा। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम का मतलब ये नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तभी तो इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जा रहा हो तो चार्ज डेवलप होगा। ठीक चल रहा है ना जी। तो ये कंसेप्ट यहाँ के लिए गलत दिखा हुआ है, ये बात तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लिखना है थोड़ा सा, जब किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगा देन चेक द हाइब्रिडाइजेशन। लिखना देन चेक द हाइब्रिडाइजेशन, देन चेक द हाइब्रिडाइजेशन, देन चेक द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, सब बच्चे जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्यों चेक करेंगे, क्योंकि जैसे जरा यहाँ पे देखो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का रीजन ये है कि सभी बच्चे जानते हैं ईएन का ऑर्डर ऐसा होता है। उम्मीद करता हूँ सर मैंने पढ़ा दिया ये तो पहले, सब बच्चे जानते हैं परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ता है। मैंने ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में, एस ब्लॉक में, इसके अलावा अभी यहाँ पे बार जरा बोल देता हूँ, इसके अलावा हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में भी डिस्कस किया है। एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें एस की वैल्यू देखेंगे कितना है, 1 और 2 एटम है, 1 to 100 कर लेंगे। यहाँ देखो एस की वैल्यू, यहाँ sp2 लिखा हुआ है, सॉरी ये sp3 था, यहाँ जरा देखें ये sp2 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है sp3। तो यहाँ देखें एस की एटम 1 है और टोटल एटम 3 है। टोटल एटम मतलब एस और पी मिला के, पी का 2 और 1 एस। फिर यहाँ पे देखेंगे एक एस है और टोटल 4 है इंटू 100। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं परसेंट एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। सबसे ज़्यादा यहाँ होगा डेट इज 50%, यहाँ देखेंगे 33.33% और यहाँ होगा 25%। ज़्यादा परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा ईएन बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो 2 कंडीशन हो सकता है, तो पहले जरा से एक कॉपी कर लें।
हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो कुछ होता होगा, अभी हम थोड़ा सा डिटेल में उसको देखेंगे तो थोड़ा पता चल जाएगा। सबसे पहला काम है ईएन चेक करना है, किसमें कोवेलेंट। अभी हम कोवेलेंट पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट का पहला रूल पढ़ रहे हैं जिसमें चेक करना है ईएन। और सभी बच्चे जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन चेक किया हमने, यहाँ पर जरा देखता हूँ, हाइब्रिड को क्या करना है, चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन के दो कंडीशन हो सकते हैं, इफ़ हाइब्रिड इक्वल टू सेम, हाइब्रिड इक्वल टू सेम हो सकता है, या हो सकता है हाइब्रिड इक्वल टू डिफरेंट। किसी भी सबस्टांस में हाइब्रिड सेम या डिफरेंट हो सकता है। इसको जरा जल्दी से कॉपी करना है आपको। जब दो लोग हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, इसका मतलब सभी बच्चे जानते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिलिटी जीरो होगी। क्या कहते हैं, हाइब्रिड सेम का मतलब सब बच्चे जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मूवमेंट में हमने बात किया, उसमें इलेक्ट्रॉनिलिटी जीरो होगी। जैसे ए और ए ले लिया आपने एग्जाम्पल, तो कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा तो ईएन जीरो होगा। डेट मीन्स इसमें हम बोलेंगे चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। दो एलिमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा तो चार्ज जीरो होगा, इलेक्ट्रॉनिलिटी उसकी जीरो होगी। हाइब्रिडाइजेशन सेम क्या लिखा था, एक बार हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ डिफरेंट लिखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा तो कोई ना कोई इसमें चार्ज डेवलप होगा, यानी कोई ना कोई इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें चार्ज भी डेवलप होगा। तो अब चार्ज कैसे निकालते होंगे, चार्ज के लिए जरा से देखेंगे। ये कॉपी कर लो पहले, फिर चार्ज के बारे में थोड़ा आपको समझाता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो। हो गया, लिखना है इसके अंदर, लिखना इफ लिखना ऐसे लिखना है, इफ परसेंट एस कैरेक्टर, CHAR क्यों लिखना, कैरेक्टर इंक्रीजेस, जिसका परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहा होगा उसमें -1 करेंगे, और जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर कम हो रहा होगा उसमें +1 करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये बजारा फिर से बोलता हूँ पूरी बात, सभी लोग थोड़ा देख लें बार, नोटबुक में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आके देखेंगे इलेक्ट्रॉनिलिटी उसकी कैसी है। तो हमने देख लिया कि कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉनिलिटी सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी तो हाइब्रिडेशन चेक करेंगे। तो हाइब्रिडेशन तो निकालने से आता ही होगा सबको। इसके बाद हमने बोला हाइब्रिडेशन सेम आएगा तो चार्ज जीरो मान लेना है, क्योंकि कोई इसमें से खींच नहीं पाएगा। अगर हाइब्रिडेशन डिफरेंट है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अब लेके जाएगा तो ये सब वहाँ पर लिखना है। ये क्या है, यहाँ पर देखो, मान लेते हैं किसी बच्चे ने यहाँ पे A और B लिखा, अपनी मर्जी से लिख लिया आपने, मान के लिया। यहाँ देखो जरा सा एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने थोड़ा बोर्ड पे देखो, रफ है, लिखना नहीं है आपको, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ sp2 है, यहाँ sp2 है और यहाँ sp3। अगर आपने IUPAC देखा होगा तो ये क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। फिर सब बच्चे जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच पाएगा, क्या कहते हैं आप, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिलिटी ज़्यादा है। सर क्यों ज़्यादा, वहाँ लिखा पड़ा हुआ है परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा है sp2 का, सही है ना सर। जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो सभी बच्चे ज़रा से देखें, इलेक्ट्रॉन जब इधर खींचेगा तो मैंने बोला है परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा, तो परसेंट एस कैरेक्टर जो है इस साइड में 33.33% है और इधर में कितना है जी 25% है। तो इसने ये बोला है कि परसेंट एस कैरेक्टर जहाँ बढ़ेगा, अगर वहाँ सिंगल बॉन्ड रहा तो -1 लेना है, और सिंगल बॉन्ड रहा जो डोनेट करेगा उसके लिए +1 लेना है। ये समझ में आपको आया? दोबारा एक बार बोलता हूँ, जैसे सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है तो यहाँ -1 चार्ज होगा, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ कितना होगा, +1 चार्ज होगा। अगर ये दो बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड इधर खींच पाता तो -2 चार्ज होता और यहाँ पे +2 चार्ज होता। अगर ये 3 बॉन्ड इधर खींच पाता तो -3 चार्ज होता, और ये डोनेट करता तो +3 चार्ज होता। उम्मीद करता हूँ शायद सबको थोड़ा मोड़ा क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक लाइन बोल देता हूँ, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो लेस नहीं करना है, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो -1 लेना है, परसेंट एस कैरेक्टर कम होगा तो +1 लेना है, फिर डबल बॉन्ड आएगा तो 2-2 लेना है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 3-3 लेना है। क्लियर हो गया? ये थोड़ा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये रफ है, ये मैं लिखवा दूंगा अभी अपनी लैंग्वेज में, आप पहले जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसमें जो भी रह रहा है उसको थोड़ा लिख लीजिए, फिर बोल देता हूँ। हो गया? ये लिखना है इसमें, इफ टू bonds then we consider +2 and -2. If 2 bonds then we consider +2 and -2. If 2 bonds then we consider +2 and -2. And if 3 bond we consider +3 -3. We consider +3 -3. We consider +3 -3. क्लियर हो गया ना आप लोगों को? यही लाइन मैंने बोला, अभी क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। अभी आपको 1-2 क्वेश्चन दी जाएगा, आप चिंता ना करें, 3 क्वेश्चन में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखना है, इफ लिखना, पहला लिखा था EN इक्वल टू सेम, दूसरा लिखना इफ EN इक्वल टू डिफरेंट। इफ EN इक्वल टू डिफरेंट,
इफ़ ई एन इक्वल टू डिफरेंट, रफ करता हूँ इधर, जब किसी सबस्टांस में ई एन डिफरेंट होगा तो ऐसे ही चार्ज डेवलप होगा। क्या कहते हैं आप, जैसे HCl में चार्ज सब बच्चों को पता है, Cl पे कैसा होगा जी माइनस, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा प्लस। इसका मतलब सभी बच्चे यहाँ जानते हैं, थोड़ा बोर्ड पे यहाँ पे देखें एक बार, अगर कहीं लिखा हुआ है AB और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ज़्यादा है, माना है अपनी मर्जी से, तो B क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो पार्सली निगेटिव यहाँ पार्सली पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल आपका फेवरेट HCl, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका -1 है। टोटल चार्ज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, सही है सर। चलिए आपने कहीं A to B लिख लिया, C डबल बॉन्ड हो, अपने दिमाग में एग्जांपल ले लो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ -2 चार्ज डेवलप होगा और यहाँ +2, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक इसकी ज़्यादा हमने माना है। इसी तरीके से कहीं A3B अपनी मर्जी से माना है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ -3, यहाँ पे माइनस देकर +3 लिख देता हूँ, यानी यहाँ लिख देता हूँ टोटल चार्ज कहाँ से डेवलप होगा, सब बच्चे जान पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डेवलप होगा। टोटल चार्ज वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये नोट करना है जरा सबको जल्दी से। इसमें लिखना है ई एन इक्वल टू डिफरेंट में, ई एन इक्वल टू डिफरेंट में सेम वाला हमने केसेस देख लिया है। ई एन इक्वल टू डिफरेंट में हमने ये लिखा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपको कंसीडर करना पड़ेगा, हमने कंसीडर कर लिया है। तो हमने बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड में पहला देखा, जिसमें सभी बच्चे देख पा रहे हैं, उसका नाम है कोवैलेंट। और कोवैलेंट के अंदर 2 केस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे। अगर उस सबस्टांस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडेशन चेक करना चाहिए, और डिफरेंट होगा तो टोटल चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे केस 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा पॉइंट लिखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह बनता है, सब बच्चे जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बनता है। यहाँ जरा से देखें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सभी बच्चे देख पा रहे हैं, एक तो डोनर होगा, एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। क्या कहते हैं आप लोग, क्लियर हो गया ना आपको। जो डोनर होगा उसके ऊपर सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। जब डोनेट करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो मान लेते हैं ए और बी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो ए ने डोनेट किया है तो ए के ऊपर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और बी ने लिया तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा और इसका क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, डोनर के ऊपर डिपेंड करता है सारी बातें। कॉपी कर लेंगे जरा इसे जल्दी से, फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जरा जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए। सर मनोरंजन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, शायद उनका सिलेबस भी हो गया है। हम तो 11 में भी 5 चैप्टर कवर कर दिया ऑलमोस्ट। तो करते हैं, ठीक है जी। ये तो लिख लिया होगा आपने। यहाँ सब बच्चे थोड़ा देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Na2H2O3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब पूरी बात आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए कंसेप्ट सब एक जगह हमने लिख लिया, ये माइनस है। फिर सब बच्चे जरा सा देखें, यहाँ पे ये Na+ लिखा हुआ है, यहाँ पे तो -2 होगा। क्या कहते हैं आप, जरा बोर्ड पे देखना प्लीज़। यहाँ तो -2 होगा, जरा देखना थोड़ा, यहाँ पे कंट्राडिक्शन, इसी को जरा समझाना था मुझे, इतने देर से ये सब बातें ही चल रही थी। सर +2 आया था तो आप इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, वो +2 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। अभी जरा यहाँ देखो, दोनों सल्फर में ये -2 क्यों लिया, क्योंकि इस सल्फर का हाइब्रिडेशन सब बच्चे जब देखेंगे ध्यान से, सल्फर की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आप तो जानते हैं। बोर्ड पे देखें प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे 2 बॉन्ड यहाँ बना लिया है, डैट मीन्स एक लोन पेयर यहाँ होगा और एक लोन पेयर यहाँ होगा। सही है सर, डैट मीन्स इस सल्फर का हाइब्रिडेशन sp2 होगा। ठीक चल रहा है जी। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। इतना डिटेल में स्कूल वाले कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाएंगे, इसे ध्यान से देखो। और ये वाला जो सल्फर देखेंगे इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड बना लिया है। और सभी बच्चे जानते हैं जब 2 सल्फर आएंगे यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो गई, और जब उनका En बराबर होगा तो चेक द हाइब्रिडेशन, और हाइब्रिडेशन चेक करेंगे, और हाइब्रिडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो -1 +1, डबल बॉन्ड होगा तो -2 और +2, तो ये -2 हो गया।
क्या मैं समझा पाया आपको? अभी थोड़ी देर पहले यही बात पढ़ा रहा था, एक बार दोबारा बोलता हूँ। सल्फर का +2 ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, जो गलत है। इसमें 2 अलग अलग सल्फर है, समझाना आपको चाहता हूँ कैसे बना, पहले तुमने देख लिया। अब इस सल्फर का 2 लोन पेयर है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बनाने चाहिए इसको, तो 2 लोन पेयर और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक सिंगल बॉन्ड इसमें है, एक तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में आता नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, दोनों को हमने उठा के देखा तो EN ज़्यादा है इसका है। दोनों के एलिमेंट EN बराबर है, यहाँ पे EN बराबर है, लेकिन हाइब्रिडेशन EN सेम नहीं है। क्लियर हो गया? दोनों का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है। फिर हम दोनों का हाइब्रिडेशन देखेंगे। हाइब्रिडेशन के बाद मैंने आपसे बताया कि उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा तो -2 लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा -1 लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा -3 लिखते। डेट मीन्स अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो +6 आएगा, क्योंकि यहाँ -2 है, -1 -2 -1 वगैरह, तो जितना इनका चार्ज वही इक्वल टू प्लस। और डेट मीन्स सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, -2। क्लियर हो पाया? कॉपी कर लेंगे जरा इसको जल्दी से, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे, फिर थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, दूसरे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसको रफ करता हूँ। अगला एग्जाम्पल है Na2S4O6। Na2S4O6 अगला एग्जाम्पल है Na2S4O6। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 4 सल्फर ऐसे ड्रॉ करना है और 6 ऑक्सीजन बनाने हैं। तो ज़रा से देख लें, ये माइनस, और देख सकते हैं यहाँ पे O पे माइनस और Na+। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देख लें, Na+, ये 4 सल्फर के साथ है। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक बार Na2SO4 लेके सीधा ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जैसे +1 × 2 +1 × 2 4 × x, यानी 4x और -2 × 6। एक बार ऐसे निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा होगा, जल्दी जरा निकालेंगे एक बार। एक बार जरा Na2SO4O6 का जल्दी से निकालेंगे एक बार, फिर मैं आपको 3 बातें बोलने वाला हूँ ताकि कंपेयर हो पाए क्वेश्चन, इसलिए मैंने रोक दिया है। 2.5 ठीक है, कितना रहे? 2.5। अभी जरा देखो, 2 मिनट में भी समझाऊंगा पूरा कंसेप्ट। यहाँ देखिए, सब बच्चे जानते हैं -2 होगा, क्या कहते हैं आप? -2 होगा, -2 होगा, -2 होगा। एक तो 2.5 आपने निकाल लिया होगा, +1 × 2 4x प्लस -2 × 6 = 0, जो आंसर आएगा निकाल लेंगे। कैसे एवरेज है इसमें प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, ताकि महसूस हो पाए कि सच में सर जो पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं। फिर सब बच्चे जानते हैं इस सल्फर का हमें देखना था, इस सल्फर के इसके बियॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, इसके बियॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, इसका चार्ज 0, सही है ना सर? इसके बियॉन्ड भी 0, इसके बियॉन्ड भी 0, मतलब ये ले लेंगे सीधा 0। 2 सल्फर इसमें 0 0 है। मैं कहना चाह रहा हूँ 2 सल्फर का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। और सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? 2 सल्फर का देखेंगे यहाँ पे, तो सब बच्चे देखो यहाँ पे -2 -2 -1 कितना होगा? +5। और यहाँ भी कितना होगा? +5। तो 2 सल्फर का +5 है। 4 सल्फर हैं जिसमें डिफरेंट बिहेवियर के हैं। दूसरी बात, कोई बच्चा ऐसा बोलेगा कि सर इनसाइड आपने 0 क्यों लिया? आपको याद होगा इस सल्फर के इधर भी जितना स्ट्रक्चर है वैसे स्ट्रक्चर उधर भी है, सही है ना सर? तो 0 हो जाएगा। 2.5 कोई बच्चा बोला इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था हमने, तो मैंने बोला एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला था वो +2। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे मानते हैं इसको 2 है? तो इधर देखो जरा सा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट होता है टोटल चार्ज, जरा बोर्ड पे थोड़ा देख लीजिए, टोटल चार्ज डिवाइडेड टोटल एटम्स। तो अगर इसको हम प्रूफ करेंगे तो सभी बच्चे जानते हैं इसमें 2 सल्फर है तो नीचे 2 लिखेंगे। यहाँ देख लें, ऊपर में जरा देखना है, इसमें देखना है एक चार्ज -2 वाला है, दिख रहे हैं आप? सही है ना सर? तो मैं -2 × 1 करके देखूंगा, और एक चार्ज +6 है तो +6 × 1 करके देखूंगा। आप करके देख लीजिए, सीधा 2 आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? 2 आ रहा है, तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था जो आपने पहले निकाला था। यानी हर सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। क्लियर हो गया? नोट कर लेंगे जरा जल्दी से नोट कर लीजिए, 5 मिनट आपका और समय लिया जाएगा। ये तो रफ कर लेते हैं, पढ़ा दिया था आपको। ये जरूर आपको नोट करना है ताकि याद रहे कि सर एवरेज बोल रहे हैं, कैसे पता चला एवरेज है, ताकि आपको याद रहे। NH4NO3 होमवर्क है इसमें, दोनों नाइट्रोजन का, NH4NO2 दोनों नाइट्रोजन का। अगर आपने नाइट्रोजन के लिए 2x कंसिडर किया तो एवरेज निकल जाएगा। नाइट्रोजन के लिए 2x कंसिडर करोगे तो मैंने आपको बता दिया है, नाइट्रोजन के लिए 2x कंसिडर करेंगे तो क्या होगा? वो एवरेज निकल जाएगा। कर लेंगे सर? आज के लिए इतना रहने दिया जाए, ठीक है? रोक दीजिए जी वीडियो को।
ठीक है।